तो अपने शुरू कर रखे थे सेकेंड एडिशन अशोक सिंह मालवा जी की बुक का, जिसका नाम है एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। तो वेलकम आप सभी साथियों का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज है अपनी तीसरी क्रॉप मेज, जिसे अपने कॉर्न भी कहते हैं, और मेज को बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स, फसलों की रानी, सीरियल्स की रानी बोलते हैं मेज को। मेज का साइंटिफिक नाम है जिया मेज और इसकी फैमिली है पोएसी, जिसकी जो ट्राइब फैमिली थी ट्राइपोएसी और मेडिएई, ट्राइपोएसी और मेडिएई। ओरिजिन प्लेस है मेज का सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको जो है ओरिजिन प्लेस है। क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ प्रोजिनेटर ऑफ मेज इज टियोसिंटे। जो क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव है वो टियोसिंटे है, जिसे बोलते हैं यूचलेना मैक्सिकाना, जिसे बोलते हैं यूचलेना मैक्सिकाना। द वर्ड कॉर्न इज, जो कॉर्न वर्ड है, द वर्ड कॉर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरोपियन वर्ड, जिसका मीनिंग है स्मॉल नगेट। जो वर्ड कॉर्न जो वर्ड है वो किससे बना है? यूरोपियन शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसका मतलब है स्मॉल नगेट। जिसका मतलब क्या है? स्मॉल नगेट। और स्मॉल नगेट का मतलब है कोई छोटा टुकड़ा या कोई छोटी वस्तु। जो कॉर्न शब्द है वो इंडो यूरोपियन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है स्मॉल नगेट। मेज हैज हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल, यील्ड पर यूनिट एरिया। मेज है जिसका क्या है? हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल होता है। इंपॉर्टेंट है, सीरियल्स के अंदर देखा जाए तो मेज क्रॉप का हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल होता है, मतलब जो यील्ड पर यूनिट एरिया जो यील्ड है वो हाईएस्ट मेज की आती है। सीरियल्स में अगर देखा जाए तो पर यूनिट एरिया जो यील्ड है वो किसकी आती है? मेज की आती है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मेज का। फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मेज का डिस्ट्रीब्यूशन। द यूएसए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। जो यूएसए है वो विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेज का, सबसे बड़ा उत्पादक है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज इज हाईएस्ट इन यूएसए। जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो भी यूएसए की है। कितनी है? 10.98 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड। जो चाइना है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सबसे बड़ा आयातक है। याद रखना है, चाइना सबसे बड़ा आयातक है। कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया। अगर इंडिया में देखा जाए तो कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेज का, मक्का का, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। उसके बाद में कर्नाटका के बाद में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का नंबर आता है, व्हाइल आंध्र प्रदेश हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी में देखना है, मेज में अगर प्रोडक्टिविटी देखनी है तो आंध्र प्रदेश की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। केरला इज ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर मेज कल्टीवेशन इज नॉट प्रिविलेंट। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसमें मेज है जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। बिहार इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबी मेज एंड समर मेज। बिहार हाईएस्ट प्रोड्यूसर है रबी मेज का और समर मेज का। समर मेज भी बोल सकते हैं और रबी मेज भी बोल सकते हैं। बिहार हाईएस्ट प्रोड्यूसर है समर मेज का और रबी मेज का। इन इंडिया मेज इज थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल आफ्टर राइस एंड व्हीट। भारत में अगर देखा जाए राइस और व्हीट के बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल आती है वो है मेज। थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल है भारत में, अगर देखा जाए तो थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल है मेज। फिर देखते हैं मेज का जो कंजप्शन पैटर्न है वो क्या है। मेज इज ए पॉपुलर फीड स्टॉक फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन इन द यूएसए। मेज क्या है? यूएसए में मेनली बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। नोन एज गैसोहोल आएगा यहाँ पे, नोन एज गैसोहोल कहते हैं जिसे। और 90% इसमें क्या होता है? गैसोलाइन होता है और 10% क्या होता है? एथेनॉल होता है। 90% गैसोलाइन होता है और 10% एथेनॉल होता है किसमें? गैसोहोल में। इन इंडिया 61% इन एनिमल फीड। जो इंडिया में है 61% मेज का यूज है वो एनिमल फीड में होता है, इंक्लूडिंग 47% इन पोल्ट्री। और 47% जो है वो पोल्ट्री में मेल ली जाता है। 20% फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 12% फॉर स्टार्च और 7% फॉर प्रोसेसिंग। जो 7% है वो प्रोसेसिंग में जाता है, 12% स्टार्च में जाता है, 20% ह्यूमन कंजप्शन में जाता है, 47% पोल्ट्री में जाता है। और अगर 47 को इंक्लूड करते हैं 61% जो है एनिमल फीड के रूप में अपने इंडिया में मेज का कंजप्शन होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। मेज की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? द ऑयल कंटेंट इन मेज इज 3 to 4%। जो मेज में ऑयल कंटेंट है याद रखना है 3 to 4% होता है। अबाउट 95% ऑफ द टोटल ऑयल इन मेज ग्रेन इज प्रेजेंट इन जर्म। जो 95% ऑयल है, 95% ऑयल है जो मेज का, वो किस में पाया जाता है? जर्म यानी एम्ब्रियो में पाया जाता है। एम्ब्रियो में 95% जो टोटल ऑयल है उसका 95% एम्ब्रियो में पाया जाता है। मेज प्रोटीन इज न्यूट्रिशनली नॉट बैलेंस्ड। जो मेज की प्रोटीन है वो बैलेंस्ड प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि सिंस इट इज
लेसर इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी होती है, इसलिए ये जो प्रोटीन है मेज की वो बैलेंस्ड नहीं होती। मेज प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 फ्रैक्शंस, जो मेज प्रोटीन है वो 2 फ्रैक्शन से बनी है। प्रोटीन इन एंडोस्पर्म, जो प्रोटीन है वो एक तो है एंडोस्पर्म में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मेज के प्रोटीन को जीन कहा जाता है। 80% ऑफ प्रोटीन इन मेज इज फाउंड इन एंडोस्पर्म, जो 80% प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है मेज की, एंडोस्पर्म में पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। प्रोटीन इन जर्म या फिर एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 20%, 20% है वो जर्म में यानी एम्ब्रियो में प्रोटीन पाई जाती है। और याद रखना है 95% जो ऑयल है वो कहाँ पाया जाता है, जर्म में 95% ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लांट की बात करते हैं। जो मेज का प्लांट है उसकी बात करेंगे। मेज इज ए मोनोसियस प्लांट। मेज क्या है, मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट का मतलब है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल फ्लावर जो है, और जो फीमेल फ्लावर है वो एक ही प्लांट पर, मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पे आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पे आते हैं, जिसे मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेज इज प्रोटोएंड्रस इन नेचर। मेज क्या है, प्रोटोएंड्रस है नेचर के अंदर। प्रोटोएंड्रस का मतलब है जो मेल पार्ट है वो पहले विकसित हो जाएगा, जो मेल पार्ट है वो पहले विकसित हो जाएगा और फीमेल पार्ट है वो बाद में विकसित होगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्रस बोलते हैं। और अगर फीमेल पार्ट है वो पहले विकसित हो जाता है तो उसे प्रोटोगाइनस बोलते हैं। तो मेज इज ए प्रोटोएंड्रस इन नेचर। क्या है, मेज प्रोटोएंड्रस है। टेसल अपीयर बिफोर सिल्क, जो मेल पार्ट है जिसे टेसल कहते हैं वो पहले अपीयर हो जाता है, किससे, सिल्क से, इसलिए क्या है, प्रोटोएंड्रस है। ईच मेज ईयर इज कवर्ड बाई 8 to 14 हस्क लीव, जो प्रत्येक जो मेज की ईयर है वो किससे कवर रहती है, 8 से 14 हस्क लीफ, छिलके की जो पत्तियां हैं, 8 से 14 छिलके की पत्तियों से क्या रहती है, मेज की जो ईयर है वो कवर रहती है। विच आर मॉडिफाइड लीव्स दैट प्रोटेक्ट द ईयर एंड कर्नेल। ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है, मतलब परिवर्तित रूपांतरित क्या है, पत्तियां हैं जो किसको प्रोटेक्ट करती हैं, ईयर को और कर्नेल्स को। ए प्रोफाइल मे बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ईयर शूट, जो एक प्रोफाइल है जो प्रेजेंट रहती है द बेस ऑफ ईयर शूट, जो ईयर या फिर ईयर शूट है, बुट्टा है, उसका जो लास्ट पार्ट है वहां पे क्या रहता है, एक प्रोफाइल मौजूद रहता है जो कि पत्तियों से, जहां से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है। मेज इज ए नॉन टिलरिंग प्लांट। मेज क्या है, नॉन टिलरिंग प्लांट है, मतलब मेज है वो टिलर्स प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब साइड से जो साइड से जड़ की साइड से क्या निकलते हैं, तने बाहर निकलते हैं, जो तने बाहर निकलते हैं वो टिलर्स होते हैं, और मेज क्या है, टिलर्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। हेंस इट इज एन इरोजन परमिटिंग क्रॉप, इसलिए क्या है, मेज एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप भी है। अगर टिलर्स प्रोड्यूस करता है तो मतलब वो जो भूमि की मिट्टी को है वो बांध के रखेगा, इसलिए मेज है वो नॉन टिलर प्लांट है, टिलरिंग प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए मेज क्या है, नो इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। मेज क्या है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल दी गई है जहां पे एक तरफ साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम और रिमार्क्स दिए गए हैं। देखते हैं, जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा है, उसे क्या, उसका कॉमन नेम है पोडकॉर्न, उसका कॉमन नेम है पोडकॉर्न, और मोस्ट परमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न एंड इज नॉट कॉमर्शियली ग्रोन। ये क्या है, बहुत प्राचीन प्रकार का एक कॉर्न है जो कॉमर्शियली ग्रोन नहीं होता है। इट कर्नेल आर कवर्ड बाई मेम्ब्रेनस हस्क और पोड लाइक ग्लूम्स। ये जो कर्नेल्स है, इसके जो कर्नेल्स है जियामेज ट्यूनिकाटा के, वो किससे कवर रहते हैं, एक मेम्ब्रेनस हस्क से, एक छिलके से कवर रहते हैं, या फिर जिसे पोड भी बोल सकते हैं, अपने पोड से कवर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लूम्स कहा जाता है। जो कर्नेल्स है जियामेज ट्यूनिकाटा के वो मेम्ब्रेनस एक हस्क से कवर रहते हैं, जिसे ग्लूम्स बोलते हैं, याद रखना है। इट इज बिलीव्ड दैट कल्टिवेटेड मेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोडकॉर्न। ये माना जाता है कि जो मेज है, जो मेनली जो मेज है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, पोडकॉर्न से ओरिजिनेट हुआ है। याद रखना है, प्रिमिटिव टाइप का ये कॉर्न है, सबसे प्राचीन प्रकार का कॉर्न है जियामेज ट्यूनिकाटा या फिर पोडकॉर्न, और ये भी माना जाता है जो मेज की ओरिजिन है वो किससे हुई है, पोडकॉर्न से हुई है। जियामेज इंड्यूराटा की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्लिंट कॉर्न कहते हैं। मेन मेज स्पीसीज ग्रोन इन इंडिया। ये जो मेनली जो ग्रो होती है फ्लिंट कॉर्न वो इंडिया में ग्रो होती है। इन फ्लिंट मेज द इंटायर आउटर पोर्शन ऑफ द कर्नेल इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड स्टार्च एमाइलोपेक्टिन। जो फ्लिंट मेज है
उसमें जो इंटायर आउटर पोर्शन है वो कर्नेल का, सीड का जो इंटायर पूरा का पूरा आउटर पोर्शन है वो किससे बना होता है? हार्ड स्टार्च से बना होता है। कौन सी हार्ड स्टार्च से? एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। किससे बना होता है? एमाइलोपेक्टिन से। जो आउटर एरिया है, आउटर पोर्शन है, वो किससे बना होता है? एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। किसका? जियामेज इंड्यूराटा का, यानी फ्लिंट कॉर्न का। नेक्स्ट देखते हैं जियामेज इंडेंटाटा। जियामेज इंडेंटाटा है जिसे डेंट कॉर्न कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जियामेज इंडेंटाटा को डेंट कॉर्न कहते हैं। मोस्ट वाइडली ग्रोन स्पीसीज इन यूएसए। यूएसए में अगर पूछ ले कौन सा 95% तक कौन सा ग्रो होता है? डेंट कॉर्न ग्रो होता है। हाईली यील्ड पोटेंशियल, सबसे हाई यील्ड पोटेंशियल किसका होता है? डेंट कॉर्न का होता है। स्टार्च इज 78% एमाइलोपेक्टिन एंड 22% एमाइलोस। जो स्टार्च है वो 78% तो एमाइलोपेक्टिन के रूप में और 22% है वो एमाइलोस के रूप में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जियामेज सेकेराटा। जियामेज सेकेराटा जो है जिसे स्वीट कॉर्न कहते हैं, हाई शुगर कंटेंट होता है जियामेज सेकेराटा में, लगभग 20% तक। इटन एज वेजिटेबल सलाद, वेजिटेबल या सलाद के रूप में इसको जियामेज सेकेराटा को खाया जाता है। सीड श्रिवेल्ड व्हेन ड्राई। जो सीड है वो सिकुड़ जाते हैं जब इसको सुखाते हैं, सुखाया जाता है, तब ये इसके जो सीड हैं वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। जियामेज इवर्टा की बात करते हैं जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं। पॉपकॉर्न आपने खाया होगा, मोस्टली अपने पॉपकॉर्न का यूज़ सिनेमा देखते टाइम या फिर बर्थडे पार्टीज में पॉपकॉर्न का यूज़ किया जाता है। स्मॉल हार्ड कर्नेल दैट स्वेल एंड बर्स्ट व्हेन हीटेड, यूज्ड फॉर स्नैक्स। ये क्या होता है? छोटे छोटे कर्नेल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं और फूले हुए होते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है तो क्या करते हैं? फूट जाते हैं, फूल जाते हैं या फिर बर्स्ट होके फूल जाते हैं। जो इनके अंदरूनी प्रोटीन है वो बाहर की तरफ आ जाती है। पॉपिंग टेम्परेचर अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये पॉप होता है, बर्स्ट होता है, उसके लिए कितना सेंटीग्रेड तापमान चाहिए? 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। जियामेज एमाइलेसिया जिसे बोलते हैं फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न। जियामेज एमाइलेसिया जिसे फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। सॉफ्ट कर्नेल्स एमाइलोस स्टार्च इजी टू ग्राइंड। जो सॉफ्ट कर्नेल है वो क्यों होते हैं सॉफ्ट कर्नेल? एमाइलोस स्टार्च के कारण क्या होते हैं? कर्नेल से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ये ग्राइंड पीसने के लिए क्या होते हैं? आसानी से पीसे जाते हैं, इसलिए इसे फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। मोस्टली जो आटा है, खाने का आटा है, वो किससे बनाया जाता है? फ्लोर कॉर्न से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें एमाइलोज स्टार्च पाई जाती है। इसमें कौन सी स्टार्च पाई जाती है? एमाइलोज स्टार्च पाई जाती है जियामेज एमाइलेसिया में। जियामेज सेरेटिना जिसे कहते हैं वेक्सिकॉन। वेक्सीमेज इज कंपोज्ड ऑफ 100% एमाइलोपेक्टिन स्टार्च। जो वेक्सिकॉन है वो किससे बनी होती है? 100% एमाइलोपेक्टिन स्टार्च से बनी होती है, बट इट इज यूजुअली 70% इन नॉर्मल मेज। जो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च है वो नॉर्मल मेज में कितनी होती है? 70% होती है। ये अपन ने कहाँ भी देखा था? जियामेज इंडेंटाटा डेंट कॉर्न में भी देखा था, 78% तक एमाइलोपेक्टिन थी, पर जो नॉर्मल मेज है वहाँ पे कितनी होती है? 70% नॉर्मल मेज में एमाइलोपेक्टिन होती है, जबकि 100% एमाइलोपेक्टिन किस में पाई जाती है? सेरेटिना में। जियामेज सेरेटिना यानी वेक्सिकॉर्न में क्या है? 100% एमाइलोपेक्टिन स्टार्च पाई जाती है। वेक्सी अपीयरेंस ऑफ एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म की अपीयरेंस है वो किस टाइप की होती है? वेक्सी अपीयरेंस होती है। इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज थिकनर एंड टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। जो सेरेटिना है, जियामेज सेरेटिना है, उसका यूज फूड इंडस्ट्री में थिकनर के रूप में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है जियामेज सेरेटिना का। वेक्सिकॉर्न वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड इट्स स्टार्च इज लाइक ए टोपिया का। जो वेक्सिकॉर्न है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, और इसकी जो स्टार्च है वो टोपिया का यानी कसावा की जैसी होती है। ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो इसके रिमार्क्स है वो भी याद रखने हैं और इसको बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, तो आपको ये टेबल है वो आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं रूट्स ऑफ मेज। मेज की रूट पोर्शन भी मेज का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। मेज में 3 टाइप की रूट पाई जाती है। सेमिनल रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, प्रोप या ब्रेस रूट है। पहले देखते हैं सेमिनल रूट्स। रिमेन फंक्शन ओनली ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। जो सेमिनल रूट है वो अर्ली स्टेज में आ जाती है और सारे काम यही करती है, जितने भी काम है अर्ली स्टेज के अंदर पोर्शन से रिलेटेड वो सारे कौन सी रूट करती है? सेमिनल रूट्स करती है। फिर एडवेंटिशियस रूट बात करते हैं। ये सेमिनल रूट है आपकी, ये सेमिनल रूट है। मेन जो भूमि के अंदर जो पार्ट होता है मेज का, मेन जो भूमि के अंदर जो पार्ट होता है वहीं से निकलती है। ये क्राउन रूट यहाँ से निकलती है, यानी यहाँ क्या रहती है? अपनी सोइल रहती है, और ये सोइल के अंदर का पार्ट है, ये सोइल का अंदर का पार्ट है, और यहाँ से क्या निकलती है?
अपने यहाँ से सेमिनल रूट्स निकलती है, ज़मीन के अंदर से निकलती है सेमिनल रूट, याद रखना है। और ये जो अर्ली स्टेज के अंदर जब मेज होता है, जब से उस टाइम सेमिनल रूट्स ही अपना सारा काम करती है। फिर बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। किसकी बात करते हैं? एडवेंटिशियस रूट, शूट बोन रूट्स दैट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द बिलो सोइल स्टेम। जो अंदरूनी सोइल स्टेम है, ये क्या होता है कि जो अंदरूनी जो स्टेम से निकलने वाली रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है, वो किससे निकलती है? स्टेम से निकलती है। और किस स्टेम से निकलती है? जो स्टेम भूमि के अंदर होता है, जितना पार्ट जो स्टेम का भूमि के अंदर होता है, वहां से क्या निकलती है? एडवेंटिशियस रूट निकलती है। और इस एडवेंटिशियस रूट को क्राउन रूट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है, ये एडवेंटिशियस रूट है, वो क्राउन पार्ट से निकलती है। क्राउन पार्ट जो स्टेम का क्राउन पार्ट है, जो भूमि के अंदर धसा रहता है, वहां से एडवेंटिशियस रूट निकलती है। फिर बात करते हैं प्रेप और ब्रेस रूट की। प्रेप और ब्रेस रूट की, शूट बोन रूट दैट अराइज फ्रॉम 2 to 3 लोअर नोड्स ऑफ द अबव ग्राउंड स्टेम। ये जो रूट है वो कहाँ से निकलती है? 2 से 3 जो लोअर नोड्स है, वहां से ये प्रेप या ब्रेस रूट निकलती है। ग्राउंड से लेकर नीचे, ग्राउंड से लेकर 2 से 3 जो स्टेम की नोड्स है, वहां से ये प्रेप या ब्रेस रूट निकलती है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम लॉजिंग। ये क्या करती है? जो प्रेप या ब्रेस रूट है, वो निकलकर जमीन में धस जाती है और प्लांट को क्या करती है? सपोर्ट करती है, गिरने से सपोर्ट करती है। लंबा प्लांट है मेज का, इसलिए हवा से लॉजिंग न हो, इसलिए प्रेप या ब्रेस रूट काम आती है। इसलिए प्रेप या ब्रेस रूट काम आती है। सेमिनल रूट है, वो शुरुआत में जो जब प्लांट छोटा होता है तब काम आती है। एडवेंटिशियस रूट है, वो क्राउन एरिया से जो निकलती है, वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। और ब्रेस या प्रेप रूट है, जो दूसरी या तीसरी नोड से निकलती है और प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती है, लॉजिंग को रोकती है मेज में। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने वेराइटीज की। मेज की वेराइटीज है वो इंपॉर्टेंट है। पहले आती है कंपोजिट वेराइटी, पुसा कंपोजिट 3, पुसा कंपोजिट 4, सूर्या। ये तीनों क्या है? अर्ली वेराइटी है। पुसा कंपोजिट 3, पुसा कंपोजिट 4 और सूर्या, ये क्या है? अर्ली वेराइटीज है। फिर बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटीज की। हाइब्रिड AH58, जिसे कहा जाता है PEHM3, पुसा HM4। हाइब्रिड AH58 और पुसा HM4, ये दो वेराइटीज हाइब्रिड वेराइटीज है मेज की। फिर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की बात करते हैं। PMH1 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। डबल क्रॉस हाइब्रिड COH3 क्या है? डबल क्रॉस हाइब्रिड है। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड कौन सा है? गंगा 5, DMH7 और DMH9 क्या है? 3 वे क्रॉस हाइब्रिड है। डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड कौन सी है? गंगा सफेद 2 और हाई स्टार्च और गंगा 4, ये क्या है? डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड है। व्हाइट ग्रेन वेराइटीज कौन सी है? नर्मदा मोती, जिसे जो क्या है? डेंट मेज है। गंगा सफेद 2, हाई स्टार्च और गंगा 4 क्या है? व्हाइट ग्रेन वेराइटीज है। माही कंचन एंड माही धवल आर पॉपुलर कंपोजिट वेराइटीज ऑफ मेज डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा, राजस्थान। ये राजस्थान से डेवलप की गई वेराइटीज है, जो बांसवाड़ा राजस्थान से डेवलप की गई वेराइटीज है। माही कंचन और माही धवल, ये राजस्थान के क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट वेराइटीज हो जाती है और AOW में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। आगे प्री PG वगैरह जेट एग्जाम में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लाइमेट एंड सोइल पे। मेज को किस प्रकार का क्लाइमेट और किस प्रकार की सोइल चाहिए? द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मेज जर्मिनेशन इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए अगर पूछा जाए तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड ग्रोथ के लिए अगर पूछा जाए तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसमें? मेज में। मेज में अगर जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त तापमान पूछे तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, और ग्रोथ के लिए पूछे तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। न्यूट्रल टू एल्कलाइन सोइल pH 7.5 to 8.5 इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर मेज। उदासीन से लेकर क्षारीय तक का जो pH है वो मेज के लिए बेस्ट रहता है। न्यूट्रल से एल्कलाइन तक का जो pH है वो मेज के लिए उपयुक्त रहता है। 7.5 से लेकर 8.5 तक का जो pH है वो मेज में उपयुक्त रहता है। द ग्रोविंग एरिया ऑफ 1 स्वीट कॉर्न प्लांट इज 2250 सेंटीमीटर। एक स्वीट कॉर्न प्लांट के लिए कितना ग्रोविंग एरिया चाहिए? 2250 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो एरिया चाहिए। 44,444 प्लांट है पर हेक्टेयर वो लगते हैं। 40,444 प्लांट है पर हेक्टेयर लगते हैं। किसके लिए? स्वीट कॉर्न प्लांट के लिए। और एक स्वीट कॉर्न प्लांट के लिए कितनी जगह चाहिए? 2250 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो जगह चाहिए। द ग्रोविंग एरिया ऑफ 1 बेबी कॉर्न प्लांट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। जो बेबी कॉर्न प्लांट के लिए है वो कितना एरिया चाहिए? 900 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया चाहिए। 1,11,111 प्लांट है पर हेक्टेयर किसके लगते हैं? बेबी कॉर्न के लगते हैं। ऑप्टिमम सोविंग डेप्थ कितनी चाहिए? ऑप्टिमम जो सोविंग डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर की मेज में रखते हैं।
ऑप्टिमम सोविंग डेप्थ मेज में कितने रखते हैं? 5 सेंटीमीटर रखते हैं। फिर बात करते हैं सीड रेट की। कंपोजिट वेराइटीज की जो सीड रेट है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। हाइब्रिड वेराइटीज की 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। कंपोजिट वेराइटीज की तो है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर और हाइब्रिड वेराइटीज की है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। फिर बात करते हैं अपने विंटर मेज की। सीड रेट फॉर रबी मेज इज 60 to 40% हायर देन रेनी सीजन मेज 90,000 प्लांट पर हेक्टेयर। जो सीड रेट है रबी मेज की वो 30 से 40% हायर ज्यादा रखते हैं। किससे? रेनी सीजन मेज से। कितने रखते हैं? 90,000 प्लांट पर हेक्टेयर रखते हैं। रेजिड बेड इज द बेस्ट सोविंग मेथड फॉर मेज। रेजिड बेड मेथड है, रेजिड बेड है मतलब उठे हुए जो बेड बनाए जाते हैं, उठी हुई जो कैरियर बनाई जाती है, वो मेज के लिए बेस्ट मेथड है। विंटर मेज शुड बी शोवन ऑन द साउथर्न साइड ऑफ रेजिड बेड इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। विंटर मेज है वो रेजिड बेड के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के साउथर्न साइड में लगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग ऑफ मेज की। अराउंड 700 to 800 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज रिक्वायर्ड टू राइज 1 हेक्टेयर ऑफ विंटर मेज। अगर 1 हेक्टेयर विंटर मेज में अपने को 1 हेक्टेयर विंटर मेज के लिए जो अपने को नर्सरी तैयार करनी है उसके लिए कितना एरिया चाहिए? 700 से 800 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अराउंड 700 से 800 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिए। किसके लिए? विंटर मेज के लिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अपने को ग्रो करने के लिए। नर्सरी शुड बी रेज्ड ड्यूरिंग द सेकंड फोरनाइट ऑफ नवंबर। जो नर्सरी है वो कब ग्रो की जाती है? सेकंड फोरनाइट ऑफ नवंबर, नवंबर के दूसरे पखवाड़े में। फिर बात करते हैं मेज में वाटर मैनेजमेंट की। मेज इज ए क्रॉप विच इज सेंसिटिव टू बोथ ड्रोट एंड वाटर लॉगिंग। जो मेज क्रॉप है वो किसके लिए सेंसिटिव होती है? ड्रोट और वाटर लॉगिंग दोनों के लिए सेंसिटिव होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मेज क्रॉप है वो ड्रोट के लिए भी और वाटर लॉगिंग के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सीरियल क्रॉप ऐसी है जो ड्रोट और वाटर लॉगिंग दोनों के लिए क्या है? सेंसिटिव है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रोट और वाटर लॉगिंग दोनों के लिए जो सेंसिटिव क्रॉप है वो मेज क्रॉप है। For higher productivity, rainy season irrigated crop should be sown 15 to 20 days before the onset of monsoon. Higher productivity के लिए जो irrigated क्रॉप है, रेनी सीजन की जो इरिगेटेड क्रॉप है वो कब लगा दी जाती है? मानसून से 15 से 20 दिन पहले लगाई जाती है। याद रखना है ये पॉइंट। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज क्रॉप इज, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है मेज की? 500 से 800 mm है। मेज की जो वाटर रिक्वायरमेंट है 500 से 800 mm है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज इज टेस्लिंग स्टेज। जो इरिगेशन की स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, वो कौन सी स्टेज है? टेस्लिंग स्टेज है। फर्स्ट इरिगेशन इन मेज इज गिवन एट द 6 लीफ स्टेज, नी हाई स्टेज। जो फर्स्ट इरिगेशन है वो मेज की वो कब की जाती है? 6 लीफ स्टेज पे की जाती है, यानी नी हाई स्टेज पे की जाती है। मतलब घुटनों से ऊपर जब मेज की क्रॉप चली जाती है तब जो फर्स्ट इरिगेशन है मेज में की जाती है। इफ ओनली 3 इरिगेशन आर अवेलेबल, इरिगेशन गिव एट नी हाई, टेस्लिंग एंड 50% सिल्किंग स्टेज। अगर 3 इरिगेशन ओनली अवेलेबल है मेज के अंदर तो कब कब सिंचाई करेंगे? नी हाई स्टेज पर करेंगे, टेस्लिंग स्टेज पे करेंगे और सिल्किंग स्टेज पे करेंगे। 50% सिल्किंग स्टेज पे करेंगे, मतलब 50% अगर फीमेल फ्लावर आ जाते हैं तब करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रो इरिगेशन इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मेज क्रॉप। मेज क्रॉप के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है इरिगेशन का? फरो इरिगेशन है, वो मोस्ट सुटेबल मेथड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है। इरिगेशन शुड बी अप्लाइड इन फरोज अप टू 2/3 हाइट ऑफ द रिज। इरिगेशन जो है वो फरो में कब अप्लाई करते हैं? 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द रिज। जब रिज की हाइट की 2/3 पार्ट है, 2/3 हो जाती है, जब मेज की जो हाइट है वो रिज की हाइट की 2/3 हो जाती है, तब क्या करते हैं? फरो में पहले इरिगेशन करते हैं। द नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर रबी मेज इज 5। जो रबी मेज में इरिगेशन कितनी करते हैं? 5 इरिगेशन रबी मेज में रिक्वायर होती है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। मेज इज एन एग्जॉस्टिव क्रॉप। मेज है वो क्या है? एग्जॉस्टिव क्रॉप है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट को ग्रैब करती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करती है। रिकमेंडेड एनपीके डोज फॉर खरीफ एंड स्प्रिंग सीजन 120:60:40 kg पर हेक्टेयर। रिकमेंडेड एनपीके डोज फॉर विंटर मेज 175:60:30 kg पर हेक्टेयर। अगर एनपीके की विंटर मेज के लिए एनपीके डोज पूछे तो कितनी करनी है? 175:60:30 kg पर हेक्टेयर। फिर बात करते हैं व्हाइट बड की। व्हाइट बड इन मेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक।
वाइट बर्ड क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मेज का, और ये किसकी कमी से होता है, जिंक जो जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट है उसकी कमी से मेज में क्या होता है, वाइट बर्ड डिजीज होती है। वाइट बर्ड जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो जिंक की कमी से हो जाता है। ये जो बर्ड है, ये जो पहली जो ऊपरी लीफ है वो कैसी कलर की दिखाई देने लगती है, वाइट कलर की हो जाती है, मतलब जिंक की कमी है प्लांट के अंदर। ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अगर वाइटिश कलर की यहाँ पे पट्टी दिखाई देने लगती है, या फिर जो ऊपरी बर्ड है मेज प्लांट की वो अगर वाइट होने लग जाती है तो क्या हो, किसके सिम्टम है, वो वाइट बर्ड के सिम्टम है। अगर वाइट बर्ड के लिए करेक्शन पूछा जाए तो सोइल एप्लीकेशन के रूप में जिंक सल्फेट का 25 kg पर हेक्टेयर के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें 21 kg जो है जिंक पाया जाता है, या फिर 15 kg जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। स्प्रे ऑफ 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.25% लाइम, या फिर क्या करते हैं 0.5% जिंक सल्फेट की स्प्रे करते हैं, प्लस में 0.25% लाइम का छिड़काव करते हैं। स्पेशलिटी मेज टाइप्स, कुछ मेज टाइप हैं उनकी बात करते हैं। स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, क्यूपीएम है, पॉपकॉर्न है, हाई ऑयल मेज है और फोडर मेज वगैरह। ये क्या है, स्पेशलिटी टाइप जो है मेज है उनकी अपने बात करते हैं। फिर है स्वीट कॉर्न, पहला जो आता है वो कौन सा है, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न इज वन ऑफ द पॉपुलर वेजिटेबल इन यूएसए एंड यूरोप एंड इट इज प्रीमियरली ग्रोन इन द यूएसए एंड कनाडा। जो स्वीट कॉर्न है वो पॉपुलर वेजिटेबल है किसकी, यूरोप और यूएसए की। जो पॉपुलरली जो मेनली जो ग्रो होती है कहाँ होती है, यूएसए में और कनाडा में ग्रो होती है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट 70 to 75 डे आफ्टर सोविंग। ये कब हार्वेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो स्वीट कॉर्न है उसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, 70 से 75 दिन के बाद में, सोविंग के 70 से 75 दिन बाद में स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग करते हैं। व्हेन ग्रेन कंटेन 70% मॉइस्चर एंड 11 to 20% शुगर। जब इस टाइम क्या रहता है, 70% मॉइस्चर जब हो और 11 से 20% तक जो मेज में शुगर प्रेजेंट हो, तब स्वीट कॉर्न की क्या करते हैं, अपने हार्वेस्टिंग करते हैं। आजकल इंडिया में भी स्वीट कॉर्न का बहुत ट्रेंड चल रहा है। फिर देखते हैं ग्रीन कोब आर हार्वेस्टेड। जो इसके ग्रीन कोब है वो कब हार्वेस्ट करते हैं, 18 से 20 डेज आफ्टर पोलिनेशन। पोलिनेशन के 18 से 20 दिन के बाद में अपने इसके ग्रीन कोब को हार्वेस्ट करते हैं। स्वीट मेज कंटेन अप टू 20% शुगर इन इट्स सीड। 20% तक स्वीट कॉर्न में शुगर पाई जाती है। वाइल डेंट मेज कंटेन 3% एट द ग्रीन। जब ग्रीन होता है डेंट मेज तब 3% ही शुगर पाई जाती है डेंट मेज में। और स्वीट मेज में अगर बात करें तो 20% शुगर पाई जाती है इसकी सीड्स में। जो स्वीट कॉर्न है उसकी सीड में कितनी, 20%, और जो डेंट कॉर्न है जब ग्रीन होता है तब उसकी सीड में 3% तक जो है शुगर पाई जाती है। फिर बात करते हैं अपने बेबी कॉर्न की। बेबी कॉर्न की जो सोविंग है वो कब करते हैं, एनी टाइम फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल से अगस्त के बीच में अपने कभी भी बेबी कॉर्न की सोविंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, द कोब कैन बी हार्वेस्टेड 45 डेज आफ्टर सोविंग। सोविंग के 45 दिन बाद में हार्वेस्ट करते हैं। जबकि याद रखना है, भूलना नहीं है, स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग कब करते हैं, 70 से 75 दिन के बाद में। सोविंग के 70 से 75 दिन बाद में स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग करते हैं, जबकि सोविंग के 45 दिन बाद में बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग करते हैं। याद रखना है ये चीजें, हार्वेस्टिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज हार्वेस्टेड 1 to 3 डेज आफ्टर सिल्क इमरजेंस। ये कब हार्वेस्ट करते हैं, सिल्क इमरजेंस के 1 से 3 दिन के बाद में। सिल्क इमरजेंस जब हो जाता है उसके 1 से 3 दिन के बाद में हार्वेस्ट करते हैं, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन और व्हेन डायमीटर ऑफ कोब इज 1 to 3 सेंटीमीटर। या फिर कब करते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले, या फिर जब कोब का जो डायमीटर है वो कब कितना हो जाता है, 1 से 3 सेंटीमीटर अगर कोब का डायमीटर हो जाता है तब भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियल साइज इज 6 to 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.0 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो आइडियल साइज है बेबी कॉर्न के हार्वेस्ट करने का वो क्या है, 6 से 11 सेंटीमीटर जो लेंथ हो जाती है, और डायमीटर है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाता है, तब अपने हार्वेस्ट करते हैं। याद रखना है बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट है। सोविंग तो अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 45 दिन की अगर बुआई हो जाती है, 45 दिन हो जाते हैं बुआई किए हुए, तो हार्वेस्ट कर सकते हैं बेबी कॉर्न को। और कब, सिल्क इमरजेंस के 1 से 3 दिन के बाद में हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो कोब का डायमीटर है वो 1 से 3 सेंटीमीटर हो जाता है, 1 से 3 सेंटीमीटर तक हो जाता है, या 6 से 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और 1 से 1.5 सेंटीमीटर है वो डायमीटर होता है। क्वालिटी प्रोटीन में क्यूपीएम की बात करते हैं।
क्यूपीएम वाज डेवलप्ड बाय एस के वसल। एस के वसल है वो अपने इंडिया के साइंटिस्ट हैं और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था 2000 में। क्यूपीएम वाज डेवलप्ड बाय एस के वसल एंड इवेग्लिना विलेगेस एट सिमिट मेक्सिको इन द लेट ऑफ 1990s। एस के वसल और इवेग्लिना वेलिगेस ने सिमिट मेक्सिको में 1990 के आसपास है जो क्यूपीएम बनाया था, फॉर विच दे रिसीव्ड वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2000। और इसके लिए इनको एस के वसल जी को सन 2000 में क्या मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। कितने प्राइड की बात है अपने इंडिया के लिए, एस के वसल जी जिन्होंने सन 2000 का वर्ल्ड फूड प्राइज लिया था। क्यूपीएम इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉर्न। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टाइप का कॉर्न है, डेवलप्ड थ्रू द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हायर कंटेंट ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड लाइसिन 3.7 to 4.2 ग्राम पर 100 ग्राम। इसका जो मेन कैरेक्टराइजेशन क्या है? इसमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड लाइसिन है उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.7 to 4.2 ग्राम पर 100 ग्राम में 3.7 से 4.2 ग्राम पाई जाती है लाइसिन की मात्रा। एंड ट्रिप्टोफेन की मात्रा भी है वो हाइयर होती है। ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की मात्रा है वो क्यूपीएम में ज्यादा होती है। याद रखना है क्यूपीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूपीएम में जो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। मेनली मेज में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है। इसकी पूर्ति के लिए इन्होंने कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक का मतलब है जो प्राचीन जो पारंपरिक जो ब्रीडिंग की जो तरीके हैं, जैसे क्रॉसिंग करवा के अपने जो पारंपरिक तरीके यूज में लेते थे, उन तरीकों का यूज करके लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की जो मात्रा है वो क्यूपीएम में बढ़ाई गई है। इट कंटेन द ओपेक 2 जीन। इसमें कौन सा जीन है? ओपेक 2 जीन है, रिजल्टिंग इन 55% मोर लाइसिन एंड 30 to 40% मोर ट्रिप्टोफेन। इस ओपेक 2 जीन के कारण क्या है? 55% ज्यादा है वो लाइसिन मिलता है और 30 से 40% क्या मिलता है? ट्रिप्टोफेन ज्यादा मिलता है कंपेयर टू रेगुलर मेज। किसके कंपैरिजन में? रेगुलर मेज के कंपैरिजन में 55% ज्यादा है लाइसिन मिलता है और 30 से 40% है वो ट्रिप्टोफेन मिलता है। अकॉर्डिंग टू एफएओ के अनुसार मेज शुड कंटेन 5 ग्राम लाइसिन पर 100 ग्राम प्रोटीन। मेज में 100 ग्राम प्रोटीन में 5 ग्राम लाइसिन होना आवश्यक है एफएओ के अनुसार। द डेफिशिएंट एमिनो एसिड इन क्यूपीएम आर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। जो क्यूपीएम में जो एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है वो कौन से एमिनो एसिड है? ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन की जो है वो क्वालिटी प्रोटीन मेज में ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन की कमी पाई जाती है। जबकि अपने को याद रखना है लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की है वो अधिकता पाई जाती है और क्यूपीएम में जो जीन है वो ओपेक 2 जीन पाया जाता है और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन की है वो कमी पाई जाती है। द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ क्यूपीएम इज 80%। नॉर्मल मेज की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 50% तक होती है और क्यूपीएम की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 80% तक होती है। द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्यूपीएम इज द सेम एज दैट नॉर्मल ग्रेन मेज। जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्यूपीएम की वो कैसी है? सेम वो की वो है जो नॉर्मल मेज की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है सेम क्यूपीएम की है, एक्सेप्ट द आइसोलेशन डिस्टेंस टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ क्यूपीएम। जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो क्यूपीएम की प्योरिटी को इंश्योर करती है, इसलिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस का वो डिफरेंस हो सकता है। इन इंडिया फर्स्ट ओपेक हाइब्रिड, जो इंडिया के फर्स्ट ओपेक हाइब्रिड है प्रोटीन रिच वेराइटीज है वो कौन कौन सी है? रत्ना है, प्रोटीना है और शक्ति है। आरपीएस, रत्ना, प्रोटीना और शक्ति कब रिलीज हुई थी? 1971 में रिलीज हुई थी। वेराइटीज ऑफ क्यूपीएम ओपेक 2 की जो वेराइटीज है क्यूपीएम की जो वेराइटीज है यानी ओपेक 2 जीन की जो वेराइटीज है वो कौन कौन सी है? HQPM1 जिसे हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 कहते हैं और HQPM5 फॉर एंटायर कंट्री अपने पूरे देश में चलता है। HQPM7 एंड विवेक QPM9 है वो पेनिसुलर इंडिया में चलता है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4 जो है बिहार में चलता है। जो पुस्तक विवेक QPM9 इंप्रूव्ड है वो फर्स्ट हाई विटामिन ए हाइब्रिड ऑफ क्यूपीएम। ऐसा हाइब्रिड है क्यूपीएम का जिसमें विटामिन ए है वो हाई मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है विटामिन ए है वो ज्यादा मात्रा में। ऐसा फर्स्ट हाइब्रिड है क्यूपीएम का कौन सा? विवेक QPM9 इंप्रूव्ड। विवेक QPM9 इंप्रूव्ड है वो अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शक्तिवन प्रताप QPM हाइब्रिड 1 भी क्या है? क्यूपीएम की या फिर ओपेक 2 की वेराइटी है। फिर बात करते हैं हाई ऑयल मेज की। इट कंटेन 6% ऑयल। नॉर्मल मेज है वो 3 से 4% ऑयल कंटेन करता है। जो हाई ऑयल मेज है उसमें 6% ऑयल पाया जाता है, जबकि जो नॉर्मल मेज है उसमें 3 से 4% ऑयल पाया जाता है।
फिर बात करते हैं अपने मेज की हार्वेस्टिंग की। मेज इज हार्वेस्टेड एट फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। जब फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी हो जाती है तो मेज की हार्वेस्टिंग करते हैं। द डीहस्कर कम शेलर इज यूज्ड फॉर शेलिंग ऑफ अनहस्क्ड मेज को, जो छिला हुआ जो छिलका जिसका अनहस्क्ड मेज है उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीहस्क कम शेलर। मेज में किससे हार्वेस्टिंग की जाती है? शेलिंग के लिए जो किसका यूज करते हैं? शेलर का यूज करते हैं, डीहस्कर कम शेलर। ये डीहस्कर कम शेलर तो क्या करता है? अनहस्क भी करता है और शेलिंग भी करता है। बाकी डीहस्कर कम शेलर इसमें बताया गया है कि शेलिंग ऑफ अनहस्क्ड एग्स, अनहस्क्ड मेज है, जो छिला हुआ मेज है उसकी शेलिंग, उसके जो दाने हैं वो निकालने में काम करता है डीहस्कर कम शेलर। Commercial grain yield of maize is generally expressed at 15.5% moisture content। जो कॉमर्शियली ग्रेन यील्ड है वो कब मेजर की जाती है? मेज की 15.5% मॉइस्चर कंटेंट जब मेज में रह जाता है, 15.5% जब मॉइस्चर कंटेंट मेज में रह जाता है तब मेज की कॉमर्शियली ग्रेन यील्ड है, जो मेन जो यील्ड है वो कब मापी जाती है? 15.5% मॉइस्चर कंटेंट पे मापा जाता है। द यील्ड ऑफ रबी मेज इज 1.5 to 2 times हाइयर देन द खरीफ मेज। जो रबी मेज की यील्ड है वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा होती है। किससे? खरीफ मेज से। खरीफ मेज से रबी मेज की यील्ड है वो ज्यादा होती है। याद रखना है, रबी मेज की जो यील्ड है वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? खरीफ की तुलना में। ड्यू टू ग्रेटर इरिगेशन फैसिलिटी एंड लेस इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। क्यों होगी? क्योंकि जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो ज्यादा अपने को मिल जाएगी और पेस्ट और डिजीज का जो इंसिडेंस है वो कम होगा। किसमें? रबी मेज में। याद रखना है, रबी मेज की जो यील्ड है वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा मिल जाती है खरीफ की तुलना में, क्योंकि खरीफ में जो है इरिगेशन फैसिलिटी है वो कम मिल जाती है और पेस्ट और डिजीज है वो ज्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है। और रबी में है जो पेस्ट और डिजीज है वो कम होती है और इरिगेशन फैसिलिटी वो ज्यादा मिल जाती है। फिर कुछ की फैक्ट दिए गए हैं। द प्लॉगिंग इन स्टैंडिंग मेज क्रॉप एट 20 to 25 days आफ्टर सोविंग फॉर कंट्रोलिंग वीड इज नोन एज होल्डिंग। जो मेज के अंदर 20 से 25 सोविंग के 20 से 25 दिन बाद में, मेज के अंदर सोविंग के 20 से 25 दिन बाद में क्या किया जाता है? प्लॉगिंग की जाती है। किसके लिए? वीड कंट्रोल के लिए। इसे क्या कहा जाता है? इस प्लॉगिंग को होल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल्डिंग कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल मेज प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो आइडियल मेज प्लांट का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोक एंड पियर्से ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल मेज प्लांट इंट्रोड्यूस किया था। द पार्ट ऑफ द यंग सीडलिंग बिटवीन द सीड एंड लोअर मोस्ट जॉइंट ऑफ द स्टॉक इज नोन एज मीजोकोटाइल कहलाता है। जो बीज अंकुरित होता है तो बीज और तने के पहले का जो जोड़ होता है यानी नोड होता है, उसके जो बीज का हिस्सा वो है, बीज का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मीजोकोटाइल कहलाता है। यानी जो बीज और तने की जो जोड़ है यानी नोड है, जो उसके बीज का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मीजोकोटाइल कहलाता है। Knee high stage is exist in maize and sorghum 30 to 40 days after sowing। जो नी हाई स्टेज है वो मेज और सोरगम में कब आती है? 35 से 40 दिन के बाद में आती है। सोविंग के 35 से 40 दिन बाद में आती है। ग्लूफोसाइनेट रेजिस्टेंट मेज वाज फर्स्ट कॉमर्शियलाइज्ड इन 1997। ग्लूफोसाइनेट रेजिस्टेंट मेज है वो फर्स्ट कब कॉमर्शियलाइज्ड हुआ? 1997 में कॉमर्शियलाइज्ड हुआ। ट्रिप्साकम इज ए वाइड रिलेटिव ऑफ मेज। जो ट्रिप्साकम है वो एक जंगली घास का नाम है। ट्रिप्साकम क्या है? एक जंगली घास का नाम है। वो वाइल्ड रिलेटिव है मेज का। ट्रिप्साकम इज ए वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मेज। ये जो ट्रिप्साकम है वो मेज का वाइल्ड रिलेटिव है, याद रखना है। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको क्लास है वो पसंद आई होगी। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट है वो नीचे लिख दीजिए। अगर आपको क्लास में कुछ कमियां लगती है तो आप जरूर मेंशन कीजिए कमेंट में, हम आगे कोशिश करेंगे उनमें सुधार करने की। आपकी जो भी क्वेरीज है वो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।